वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं कैश मैनेजमेंट के मॉडल्स की, यानी कि कैश मैनेजमेंट पार्ट 5 में आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में। क्लियर है? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कैश मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और आप जानते हैं कि 4 इम्पॉर्टेंट इसके फंक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ फंक्शन से आपको बहुत ही इंटरनल क्वेश्चंस 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपका जो ये मॉडल्स की आज हम वहाँ आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपके सिलेबस की बात की जाए तो आपके सिलेबस में 2 मॉडल हैं, एक है बाहुमॉल का मॉडल है और एक मिलनऑर मॉडल है, यानी कि 2 मॉडल के बारे में आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे बाहुमॉल मॉडल, जो कि 1952 में विलियम जे बाहुमॉल ने दिया था, तो उसी के मॉडल की आज हम बात करने वाले हैं कि इस मॉडल ने इम्पोर्टेंट क्या कहा है उसके बारे में। ध्यान रखिएगा, इस मॉडल में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो रोकड़ का या कैश का जो अमाउंट होता है वो हमें पता होता है या हम कह सकते हैं ज्ञात होता है। क्लियर है? तो इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि जो भी कैश अमाउंट है, आपकी जो राशि है, ठीक है, जो आपकी कह सकते हैं रोकड़ राशि वो आपको पता है, यानी कि आपको ज्ञात है, या आपका कह सकते हैं स्थिर है, यानी फिक्स्ड है। ठीक है, या हम कह सकते हैं स्थिर, या इसे कह सकते हैं ज्ञात। क्लियर है? और यहाँ बिल्कुल इसके अलग हो जाएगा कि यहाँ पे जो कैश अमाउंट है वो अस्थिर है या अज्ञात है। ठीक है, तो ये आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए इन दोनों मॉडल का। कैश जो अमाउंट है आपकी, ठीक है, कैश अमाउंट आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं जो रोकड़ की राशि है वो वेरिएबल है, चेंज होती है। ठीक है, वेरिएबल कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं कि जो मिलर और का मॉडल था उसमें रोकड़ राशि अस्थिर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है सबसे पहला आपको कि बाहुमॉल के मॉडल में जो कैश रोकड़ राशि है वो स्थिर है या ज्ञात है, जबकि मिलर और का जो सिद्धांत होगा या जो मॉडल है उसमें हम कह सकते हैं रोकड़ की जो राशि है वो अस्थिर है, जो हमें पता नहीं है, ये आपको पता रखना है। साथ ही आपको ईयर याद रखना है, 1952 में बाहुमॉल का मॉडल था और जबकि 1966 में किसका था? मिलर और का मॉडल। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो बाहुमॉल मॉडल था वो क्या कहना चाहते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे बाहुमॉल मॉडल की और उसकी एजम्पशन की, यानी कि मान्यताएं की। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अभी हमने बात की थी कि जो बाहुमॉल का जो मॉडल है जो कि विलियम जे बाहुमॉल ने दिया था, आपको ध्यान रखना है विलियम जे बाहुमॉल। ठीक है, इन्होंने बताया कि स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए आपका ये जो सिद्धांत है वो EOQ का मतलब क्या हो गया? आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, बाहुमॉल मॉडल जो है वो EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है या निर्भर करता है। क्लियर है? अभी हमने बात की थी कि इसकी मेन फीचर्स की। बाहुमॉल मॉडल में ध्यान रखिएगा, आपको क्या बताया था, जो भी कैश का रिसिप्ट्स है या पेमेंट है उसकी जो अमाउंट है वो सर्टन है या निश्चित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि बाहुमॉल मॉडल ने सिंपल सा कहा है कि जो भी कैश अमाउंट है, चाहे वो आपको पेमेंट करनी है, चाहे आपको वो कह सकते हैं कि पेमेंट करना है, या आपको वो रिसिप्ट होने वाली है, उसकी राशि जो है, जो उसकी जो अमाउंट है वो आपकी सर्टन रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि निश्चित रहेगी।
क्लियर है? तो बाउमोल मॉडल का जो आप कह सकते हैं की लाइन है वो यही है कि कैश अमाउंट जो है यानी नगद जो राशि है वो चाहे वो रिसिप्ट हो रही है चाहे पेमेंट है वो हमें पता है या फिर हम कह सकते हैं निश्चित है। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि बाउमोल का जो मॉडल है वो ईओ के ऊपर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। चलिए डिस्कस करते हैं कि इनकी दो इंपॉर्टेंट एजम्पशन क्या है। द कैश सरप्लस ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग इज एप्रोप्रिएट इन द फॉर्म ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी कि व्यापार उपक्रम के नगद अधिवेश को विपणन योग्य प्रतिभूतियों के रूप में विनियोजित किया जाता है। यानी कि अगर आपके पास में कैश का सरप्लस है, अगर आपके पास में कैश सरप्लस है तो उसका यूज आप क्या करोगे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज में क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। ये इनकी फर्स्ट एजम्पशन है। ठीक है। तो कैश सरप्लस का जो भी रहेगा हमारे पास, अगर कैश एक्स्ट्रा है, ठीक है, हमारे बिजनेस में जो यूज हो रहा है उसके अलावा है, तो उसको आप हमेशा मार्केटेबल सिक्योरिटीज में क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कह रहा है द अमाउंट एंड सीक्वेंस ऑफ डेली ऑपरेटिंग कैश receipt and cash payment of the business undertaking shall remain the same throughout the entire planning period। बिल्कुल जो आपको पहले मैंने बताया था कि जितना भी व्यवसाय उपक्रम जो चलता है उसकी जो डेली रूटीन में है वहाँ पे जो भी कैश प्राप्ति है, चाहे वो कैश भुगतान की राशि है, उनका क्रम लगातार एक सा रहता है। यानी कि उनमें क्या रहती है, सर्टेनिटी यानी निश्चितता रहती है। जो मैंने आपको यहाँ ऊपर बात बताई थी वो आपको थोड़ा सा लंबे आप कह सकते हैं विस्तार में बताया गया है। ठीक है। तो यानी कि हमें जो डेली रूटीन में जो भी हम कैश यूज करेंगे वो एक जैसी ही चाहिएगी, हमेशा एक जैसा ही उसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये इनकी दो कह सकते हैं एजम्पशन है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा बाउमोल का अगर सिंपल सा मीनिंग आपसे पूछे तो ध्यान रखना कि इस मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, जो भी कैश बैलेंस है उसको हम क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। क्लियर आपको? तो बात करते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। देखिए इसमें एक डायग्राम दे रखा है आपको और डायग्राम से हम समझने वाले हैं कि ये मॉडल क्या कह रहा था। ठीक है। देखिए उन्होंने अपने मॉडल में एक क्लियर चीज बताई थी। क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एवरेज बता दिया, ठीक है, और एक बता दिया हायर पॉइंट। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे कि हम माने कि मिनिमम कैश जो ये लाइन बता रही है वो है मिनिमम कैश बैलेंस इज 0। ठीक है, ये लाइन डिनोट कर रही है। क्लियर? ये हमें बता रही है एवरेज कैश बैलेंस। ये जो लाइन है ये बताएगी हमको एवरेज कैश बैलेंस की। क्लियर है? जबकि ये जो लाइन है आपकी, अगर हम कहें सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ये कहता है मैक्सिमम कैश बैलेंस। क्या कहता है? मैक्सिमम कैश बैलेंस। ठीक है। तो यानी कि 3 यहां पे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम कैश बैलेंस को इन्होंने डिनोट किया है C से, इसे कहा है C/2 यानी एवरेज, और ये आप जानते हैं 0 से डिनोट की गई है। क्लियर है? तो ये डायग्राम आपको बताता है कि हमें कहां से, मतलब किस पॉइंट पे, जैसे आपके पास मैक्सिमम कैश बैलेंस है, ठीक है, तो देखिए यहां पे हम कह सकते हैं कि कोई भी संस्था है उसके पास में स्टार्टिंग में C यानी इतना पैसा था। क्लियर? यहां पे हम कह सकते हैं टाइम पीरियड डिनोट किया है और यहां पे हम इसे कहेंगे
कैश। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि किसी भी संस्था के पास में, आपके पास में, संस्था के पास में कितना है, संस्था के पास में स्टार्टिंग में C यानी इतना पैसा है, क्लियर है, यानी कि संस्था के पास में जब इतना पैसा है और जब वो यहाँ एवरेज तक आती है, एवरेज यानी कि इस पॉइंट तक वो जब आती है तो यहाँ पे प्रतिभूतियां या फिर सिक्योरिटीज होता है उसका सेल करना स्टार्ट कर देती है ताकि और बैलेंस में कैश आ जाए। ध्यान रखिएगा संस्था कभी भी अब जो कैश का अमाउंट है वो जीरो नहीं होने देती है, क्लियर है, जीरो नहीं होने देती, यानी जीरो लाइन पर आने से पहले ही वो क्या करेगी, सिक्योरिटीज को सेल कर देगी और अपना कैश बैलेंस मेंटेन कर देगी, क्लियर है, यानी कि सिक्योरिटीज को कोषों में यानी कि फंड में ट्रांसफर कर देती हैं, सिक्योरिटी सेल कर उससे वो कैश ले लेती हैं, क्लियर है, यानी संस्था कभी भी शून्य राशि से पहले यानी कि इस जीरो राशि से पहले ही अपनी सिक्योरिटीज को सेल करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, यानी कि वित्तीय प्रबंध को हम कह सकते हैं कि सी अमाउंट का निर्धारण, यानी संस्था, किसी भी संस्था को इस अमाउंट का निर्धारण है यहाँ पे कि मतलब इतना बैलेंस उसको चाहिए एवरेज, इसका डिटर्मिनेशन करके रखना होता है, क्लियर है, यानी कि ये जो पॉइंट है आपका एवरेज वाला कैश बैलेंस, ये वो कह सकते हैं लिमिटेशन है जहां पे सिक्योरिटीज को सेल करना स्टार्ट कर दिया जाता है, क्लियर। यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज होती है उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और जो सिक्योरिटीज को सेल करने से जो हम कह सकते हैं जो हमें इंटरेस्ट का जो लॉस होता है उसको बहुत कम से कम किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसे मिनिमम किया जाता है। मिनिमम का मतलब है कम से कम किया जाता है, किन दो कॉस्ट को, एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जिसे हम कहते हैं व्यवहार लागत, और ओसी का मतलब हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि अवसर लागत, इसको कम से कम करके संस्था यहाँ पे इस बैलेंस को बनाए रखती है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये डायग्राम ये बता रहा है कि एवरेज कैश बैलेंस का पता संस्था को होना चाहिए, यानी कि किसी भी संस्था को जब एवरेज कैश बैलेंस का पता होता है तो वो इस बैलेंस को मेंटेन करके चलती है और अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट को बहुत कम करने की कोशिश करती है। देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, आप ये डायग्राम बताकर या उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि उन्होंने क्या फॉर्मूले दिए हैं अपने इस मॉडल में, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे होगा, कुछ बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा होगा लेकिन वही दे रखा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका I मल्टीप्लाई C/2, क्लियर है। यहाँ पे तो ये फॉर्मूला दे रखा है टोटल कैश मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कैश मैनेजमेंट कॉस्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल कैश मैनेजमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कन्वेंशन कॉस्ट या लिख सकते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको दे रखा है या कह सकते हैं ये जो फॉर्मूला है उसमें क्या किसका मीनिंग है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बी का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए बी का मतलब क्या हो गया कि जो आप सिक्योरिटी सेल करोगे उसके बारे में, बी का मतलब क्या हो गया, जो आप सिक्योरिटीज सेल करने वाले हो उसके बारे में आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे बी का मीनिंग, लिख देंगे टोटल पर ट्रांजैक्शन, टोटल पर ट्रांजैक्शन कन्वेंशन कॉस्ट assumed to be independent of the size of transaction,
साइज इंडिपेंडेंट लिख देते हैं हम लोग, कॉस्ट एज्यूम टू बी independent of the value of size। ठीक है, टी का मतलब टाइम पीरियड के लिए दे रखा है, जो भी आप कह सकते हैं टोटल ट्रांजेक्शन कैश नीड फॉर द प्लानिंग बजट पीरियड। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं टोटल ट्रांजेक्शन कैश नीड फॉर द प्लानिंग या बजट पीरियड, टी को। ठीक है, आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होगा यानी कि ब्याज। क्लियर है, इंटरेस्ट रेट लिख देते हैं। इसको अगर आपको पूरा लिखना है तो लिख सकते हैं इंटरेस्ट रेट पर प्लानिंग पीरियड दैट कुड हैव बीन अर्न ऑन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे मिलता है। क्लियर है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे। क्लियर है, आई का मतलब C/2, C/2 का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो एवरेज कैश बैलेंस है, एवरेज कैश बैलेंस। क्लियर है, C2 का मतलब आपको मीनिंग पता चल गया। यहाँ पे C2 का मीनिंग हो गया आपका, T का मतलब टाइम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेशल C की, C का मीनिंग क्या हो गया, तो देखिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग C का मीनिंग क्या हो गया। तो C का मतलब हो गया है कि वैल्यू ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी सोल्ड एट आप कह सकते हैं ईच कन्वेंशन, यानी कि प्रत्येक बार बेची जाने वाली विपणन योग्य प्रतिभूतियों की राशि। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखिए टी का मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया। सी का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बी का मतलब क्या हो गया कि टोटल पर ट्रांजैक्शन कन्वेंशन कॉस्ट एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ साइज। बी का मतलब। ठीक है, आई का मतलब इंटरेस्ट रेट किस पे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे। क्लियर है, और यहाँ पे आपको सारा मीनिंग लिख दिया है। जैसे टी का मतलब टाइम हो गया, सी का मतलब वैल्यू ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बी का मतलब हो गया कि जो आप एज्यूम कर रहे हो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में। ठीक है, वो पूरे जो ईयर के हैं वो। आई का मतलब इंटरेस्ट रेट, और C/2 का मतलब हो गया आपका एवरेज कैश बैलेंस। क्लियर है, तो ये इसका एक कह सकते हैं फॉर्मूला है, जो कि मॉडर्न आप देख रहे हैं बाउमॉल का मॉडल है उसमें। क्लियर, अगर आप बी को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये जो मैंने कन्वेंशन कॉस्ट लिखी है, आप यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी कि बी को शॉर्ट में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, पर जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्लियर, तो पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब बी का मीनिंग है। इन्होंने एक फॉर्मूला और दिया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सी, क्योंकि इनका किस पे था, EOQ पे डिपेंड करता है, 2BT/I। ठीक है, ये भी एक कह सकते हैं फॉर्मूला इन्होंने दिया था, C। ठीक है, C = √2BT/I। I का मतलब क्या हो गया, जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में। ठीक है, B का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे B और T का मतलब क्या हो गया है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो अभी हमने बात की, B मीन्स पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
और टी का मतलब क्या हो गया कि जितना आपका एस्टिमेट कैश पेमेंट लग रहा है पर मंथ पीरियड में, उसके बारे में दे रखा है। टी मतलब टाइम पीरियड और आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट रेट। क्लियर है आपको? तो ये दे रखा है। क्लियर? ये एग्जाम्पल, अगर इसका कोई एग्जाम्पल आएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है बी मतलब क्या हो गया पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टी का मतलब हो गया जो आपका टाइम पीरियड है और आई का मतलब क्या हो गया है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की एक XYZ लिमिटेड एस्टिमेट कैश पेमेंट कर रहे हैं ऑफ 90 लाख फॉर 1 मंथ पीरियड। ठीक है, 90 लाख का आप कह सकते हैं कि कैश पेमेंट कर रहा है, कैश पेमेंट फॉर 1 मंथ पीरियड। ठीक है, अगर क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें, तो 90 लाख का जैसे दे दिया आपको कि भाई 90 लाख का कैश पेमेंट कर रहा है 1 माह की अवधि में। क्लियर है? आपको क्या करना है, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रखी है पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी कि प्रति व्यवहार लागत आपको दे रखी है 100। क्लियर? अब आपको वो कह रहा है 6% आपको पर ईयर का इंटरेस्ट रेट दे रखा है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे आपको दे रखा है इंटरेस्ट, क्या दे रखा है 6%। ठीक है, 6% पर एनम दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सिंपल है, आप इसमें इस क्वेश्चन को जब करना है तो देखिए ये तो दे रखा है आपको टी, ये दे रखा है बी और ये दे रखा है आई। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 100 फिर आपका वही 90 लाख, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड का यही दे रखा है, और डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 6% एनम दे रखा है और हमें पर मंथ का निकालना है। ठीक है, तो पर मंथ का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 0.005। क्लियर है? इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 6 लाख। क्लियर है? तो ये 6 लाख यानी कि ये एक ऑप्टिमम कैश अमाउंट आ गई है, 6 लाख होनी चाहिए। क्लियर है? और हमें बैलेंस कितना रखना है, ये 6 लाख हमें कह सकते हैं अनुकूलतम नगद व्यवहार है। इसका एवरेज कैसे होगा, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, 6 लाख अपॉन 2, यानी कैश बैलेंस कितना रखना है हमको, हमने अभी डायग्राम देखा था, जैसे 6 लाख आपका दे रखा है। ठीक है, और एवरेज हमें कितना चाहिएगा 3 लाख। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 लाख क्या हो जाएगा, हमें एवरेज कैश बैलेंस रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर पूछे कि कितनी आप ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी को सेल करोगे, तो सिंपल है, ध्यान रखिएगा 90 लाख आपके पास में क्या थी, पर मंथ आप कह सकते हैं कि पर मंथ आपको पेमेंट रिसीव होना था, तो 90 लाख अपॉन 6 लाख यानी कि इतना आपको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15 ट्रांजैक्शन मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आप सेल करोगे तो आपका बैलेंस बराबर रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, डायरेक्ट आपको दे रखा हो कैश पेमेंट फॉर द 1 मंथ, तो 90 लाख का कैश है। ठीक है, टाइम पीरियड पर ट्रांजैक्शन कितना दे रखा है, 100 दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, 6% पर एनम दे रखा है, पर वर्ष का दे रखा है, प्रति वर्ष का दे रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया है 6% अपॉन 12। क्लियर है? ये पर एनम था इसलिए हमने किया। ठीक है, आप इसके सॉल्व करेंगे तो 6 लाख आ जाएगा। 6 लाख का मतलब है ऑप्टिमम कैश जो आपके पास राशि है वो आ जाएगी। इसका एवरेज निकालेंगे तो 3 लाख आपको एवरेज कैश बैलेंस होना चाहिए आपके पास में, जो डायग्राम हमें बता रहा था, जो मैंने आपको बताया था 3 लाख, ये जो लाइन। ठीक है, और यहाँ 3 लाख अगर आपको सिक्योरिटीज निकालनी है कि संस्था महीने के दौरान यानी पर मंथ कितनी सिक्योरिटी सेल करेगी,
तो हम क्या करेंगे 90 लाख, जो 90 लाख है डिवाइड करेंगे 6 लाख, तो ये आ जाएगा 15 सिक्योरिटीज को वो पर मंथ क्या करेगा सेल करके बैलेंस को मेंटेन कर पाएगा। क्लियर है आपको? चलिए अब जो हमने अभी बात की है आपको इसकी आलोचना देख लेते हैं कि आलोचना क्या है। देखिए बोथ अजम्पशन डू नॉट होल्ड इन प्रैक्टिस, दोनों ही एजम्पशन जो बताई थी वो प्रैक्टिस में आप कह सकते हैं कि सही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि आपका दोनों ही जो बाउमॉल की जो दोनों एजम्पशन थी जो हमने अभी देखी थी वो दोनों ही सही नहीं है, यानी कि इससे हम कैश बैलेंस का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है आपको? फर्स्ट। सेकंड, इसकी आलोचना क्या दे रखी है, इन दिस मॉडल द ट्रांजेक्शन इज कंसर्न ओनली विद द फुलमेंट ऑफ कैश रिक्वायरमेंट, कैश रिक्वायरमेंट पे ही क्या कर रहा है ये फोकस कर रहा है, डज नॉट टेक इनटू अमाउंट फोर्सिंग अपॉर्चुनिटी, ये कंटीजेंसी इस पे फोकस नहीं कर रहा है। सेकंड आलोचना क्या कह रही है कि बाउमॉल का जो ये मॉडल है इसमें सिर्फ व्यवहार रोकड़ आवश्यकता पर ही ध्यान दिया है। इन्होंने अप्रत्याशित जो अवसर होते हैं या आप कह सकते हैं कंटीजेंसी होती है, जो अपॉर्चुनिटी होती है या प्रिकॉशनरी होता है, उन पे ध्यान नहीं देता है। ये सिर्फ कैश रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके एजम्पशन की जो दी थी कि एजम्पशन क्या दी थी कि कैश रिक्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी को यानी कि जो अवसर होते हैं आकस्मिकता को, अप्रत्याशित अवसरों की आवश्यकता को ध्यान में नहीं दिया। ओनली फोकस ओनली वन वर्ड कैश रिक्वायरमेंट। दिस मॉडल डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन एंड हाउ मच अमाउंट should be appropriate in the descriptable security so that they can be converted into cash as when required। सिंपल है कि बाउमॉल ने क्या कहा है कि कब कितनी राशि को विपणन प्रतिभूतियों से विनियोजित किया जाए, तो ये हमें नहीं बताया कि कब कितना, हाउ मच अमाउंट, हमें कितना चाहिए अमाउंट, ठीक है, जो कि हम मार्केटेबल सिक्योरिटी से अरेंज कर पाए। क्लियर है? तो यानी कि ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत ने हमें नहीं बताया है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हम अपनी जितनी आवश्यकता है उसको कैश में कन्वर्ट कर पाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बाउमॉल का जो मॉडल है उन्होंने पूरी की पूरी कुल आप कह सकते हैं टोटल जो व्यवहार होते हैं, आवश्यकता होती है, उसके अनुकूलतम रोकड़ शेष का सुझाव नहीं दिया। उन्होंने प्रॉपर कह सकते हैं सारी की सारी मान्यताएं उनकी सही नहीं थी, या कह सकते हैं कि रोकड़ जितना भी कैश रिसीव्ड होता है या कैश एक्सपेंसेस हैं उनकी राशि का अत्यधिक अनिश्चितता बताई गई है। ठीक है, तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये सिद्धांत का मेन आपको ध्यान रखना है कि दो जो एजम्पशन थी वो सही नहीं थी, कैश रिक्वायरमेंट पे फोकस किया, आकस्मिकता या जो अप्रत्याशित अवसर हैं उस पर ध्यान नहीं देता है, और कितना हमें हाउ मच अमाउंट यानी कि कितना हमें करना है मार्केटेबल सिक्योरिटी से अरेंज, यानी जितना कितना हम कैश में करें रिक्वायरमेंट, ये चीज़ें नहीं बताई इस सिद्धांत ने। ओके, तो ये सिद्धांत था आपका बाउमॉल का। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट